वो अक्षत दिव्यन क्लास तक गया, मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। वैसे तो इंटरनेट चला गया था तो मैं कुछ खास करा नहीं पाया था, फिर भी हमने कहाँ तक कर लिया था। मैंने स्पेशल केस शुरू कर दिया था। आप परपेंडिकुलर करवा देते हैं, केस 3 परपेंडिकुलर। केस 3 हो गया, केस 2 तक मैंने करा दिया था ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल तो यस सर। डिस्कस कर लिया था। लेकिन याद है अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो कैसे ऐड क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कैलकुलेशन में क्या सिंप्लीफिकेशन आता है। इवन पैरेलल वेक्टर्स में क्या सिंप्लीफिकेशन होता है। आप एल्जेब्री के लिए ऐड कर सकते हो। क्या वो देवेन आज फिर माइक में गड़बड़ है। केस 3 पैरेलल के बाद नेक्स्ट जो केस है वो है अगर आपको जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। इफ यू हैव परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर दिए हुए, दिस इज वेक्टर ए, this is vector b, they are perpendicular to each other. यहां बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होता, फिर भी कुछ स्टेप्स बच जाते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपका आर।
और मैं आपसे कहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर आर कैलकुलेट करो. रिजल्टेंट वेक्टर आर इज जस्ट वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी. जब आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे देन योर रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस twice of ab cos 90. See, cos 90 is 0, so you are left with root over a square plus b square. तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है कि if you have two vectors and those two vectors are perpendicular, then the magnitude of resultant would be root over a square plus b square. डायरेक्शन देखो, वेक्टर ए के साथ एंगल गिवन है बीटा, आप tan बीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां से. सो योर tan बीटा विल बी b sin 90 over a plus b cos 90. देखो sin 90 will be 1, cos 90 is 0, so your tan beta will be b by a. और एक चीज और देखो, you can calculate this even from this right angle triangle. Let's say this right angle triangle, कुछ नाम दे देता हूं मैं इसको आपको. Let's say this is a right angle triangle PQS. तो इस right angle triangle में tan beta होगा perpendicular upon base. Perpendicular is parallel to B. Base is parallel to A. तो आप लिख सकते हो it's B by A. तो यहाँ से आपने tan बीटा भी कैलकुलेट कर दिया. So आप यहाँ से बीटा भी लिख सकते हैं कि आपका बीटा होगा tan inverse B divided by A. Now that's your beta tan inverse B by A. क्लियर है यहाँ तक? आयुष, अक्षत, यस सर. छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, कोई बहुत मेजर कैलकुलेशन में चेंज नहीं आएगा. मेजर चेंज आता है इन द केस ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वाला. इसको लिखिए जल्दी से, इसमें एक आध टॉपिक्स और है, फिनिश करते हैं. ट्रायंगल लॉ पर आएंगे. इतना लिख लो, इतना हो जाए मुझे प्लीज बताना. इसको चेंज करते हैं स्लाइड. ओके, सब लिख चुके हैं, स्लाइड चेंज. सर एक सेकंड. ओके, हो गया. राहिम आप लेट हैं. एग्जैक्टली 4:02 पर क्लास शुरू कर देता हूँ. सर मैंने मैसेज नहीं देखा था कि आज है क्लास. टाइम क्लास तो डेली है, मतलब क्लास तो मंडे फ्राइडे है ही सेम टाइम पर. ओके सर. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें. चलिए नेक्स्ट देखिए. पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये वेक्टर्स हो गए. नेक्स्ट देखो, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है पैरेललोग्राम लॉ पर. जैसे एक क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहता है मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट दिया हुआ है टू फोर्सेस का, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट of two forces are, let's say 15 Newton and 5 Newton. Calculate magnitude of forces. अक्षत, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है दो वेक्टर्स का? यस अक्षत, किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में. दोनों सेम डायरेक्शन में. So if vectors are parallel, then the magnitude is maximum, resultant is maximum, and when the vectors are anti-parallel, then the resultant is minimum. तो आप ऐसे लिख सकते हो उसे कि जो मैक्सिमम फोर्स है F max,
उस f max को आप ऐसे लिखो f1 plus f2 because when vectors are parallel तो आप उन्हें algebraically add कर सकते हो, that's 15। दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट तब आता है when they are anti parallel, when they are acting in opposite direction, जिसे आप लिख सकते हैं मिनिमम फोर्स। सो मिनिमम जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट्स F1 माइनस F2, जिसे आप लिखोगे इट्स 5 न्यूटन। इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो F2 से F2 कैंसिल हुआ, F1 और F1 ऐड करने के बाद दिस इज 2F1, 15 प्लस 5 20 हो गया। F1 आ गया, इट्स 20/10। F1 आ गया, इट्स 10 न्यूटन। तो ये फोर्स F1 है 10 न्यूटन। अगर आपके पास F1 है तो आप F2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 को आप किसी में भी रख दो। तो ये सीधी सीधी सी चीजें सिर्फ याद रहना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट? यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन योर वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन यू गेट द मिनिमम रिजल्टेंट व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इफ यू सब्स्टिट्यूट 3 in 1 then you will get 10 plus F2 is equal to 15. We get F2 is equal to 5। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट है। अगर तो फोर्सेस हैं आपकी, एक 10 न्यूटन है और एक 15 है। देवन क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम इज 15 न्यूटन एंड मिनिमम इज 5 न्यूटन। सो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब होगा जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, मिनिमम तब होगा जब एंटी पैरेलल। फाइव दिया हुआ है ना, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रिजल्टेंट गिवन है। मैं तो इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है देवन। और वैसे भी देखो ना यार, 10 और 5 आ गया ना, 10 5 15, 10 माइनस 5 5, तो मैक्सिमम 15, मिनिमम 5। इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ये लिखा है इतना, आयुष, मानसी। यस सर, लिख दिया। यस सर। ओके सर एक सेकंड सर। ओके। दिव्यांशु तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा, सेकंड स्लाइड है। यस सर, ये ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसका ले लो। यस सर, ले लिया। दिस इज सेकंड स्लाइड। ओके, सो दैट वाज अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। फिर आएंगे पैरेललोग्राम के न्यूमेरिकल्स पर, बट थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं ताकि कंबाइन कर आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर। नेक्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle law of vector addition. So देखो ट्राइंगल लॉ में क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ दोनों में डिफरेंस जो भी है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहता है। ट्राइंगल लॉ को यूज करने की जब आप कंडीशंस देखोगे, द फर्स्ट कंडीशन इज जस्ट लाइक पैरेललोग्राम लॉ, यहां भी आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। कैन ऐड ओनली 2 वेक्टर्स एट अ टाइम। एक टाइम पर सिर्फ 2 वेक्टर्स के साथ डील करेगा। सेकंड, जो आपके वेक्टर्स होने चाहिए ना फॉर ट्राइंगल लॉ, दोस वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर। जो आपके वेक्टर्स होंगे, दोस वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर, शुड बी इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहीं मैं लिख देता हूं, लास्ट स्लाइड में कहीं लिख देता हूं। सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है?
अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे वेक्टर्स गिवन है एंड वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, same order means head of one vector will coincide with the tail of another. This simply means that head of one vector coincide with tail of another. एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, मींस अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे गिवन है, हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है, दैट मींस दीस टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है अगर हेड और हेड कोइंसाइड करता है। ऑपोजिट ऑर्डर मींस हेड एंड हेड कोइंसाइड करता है। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ अगर कोइंसाइड कर गया, दैट मींस वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। सो अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ में ऑपोजिट ऑर्डर होते हैं, इसमें सेम ऑर्डर होते हैं। किसमें? तो ट्रायंगल लॉ में सेम ऑर्डर होते हैं। ट्रायंगल लॉ में सेम ऑर्डर में गिवन वेक्टर्स होंगे, बट आपका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ऑपोजिट ऑर्डर। ओके जो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो वो दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होंगे, बट जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट वुड बी इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऐसे ही हम रिजल्टेंट डिसाइड कर पाते हैं। सो दिस इज हेड टू हेड ऑपोजिट ऑर्डर एंड दिस इज इन सेम ऑर्डर। सो ट्रायंगल लॉ में आप जिन वेक्टर्स को ऐड करोगे दोस टू वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर। स्टेटमेंट देख लो, two vectors acting at a point, सर तो मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स को हेड टू हेड कनेक्ट करना है, टेल टू हेड कनेक्ट करना है? head to tail, head and tail। रिजल्टेंट के लिए हेड टू हेड, जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो हेड और टेल कोइंसाइड करें इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by sides of triangle in same order their resultant can be represented by closing side of triangle in opposite order। ये ट्राइंगल आपको कहता है, देखो इसको यूज कैसे करेंगे। ये आपको दो वेक्टर्स दिए, जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। देखो ए और बी में हेड और टेल को इंसाइड कर रहे हैं, अगर हेड और टेल को इंसाइड कर रहे हैं दैट मींस वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। आपका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को आप ऐसे शो करोगे इन ऑपोजिट ऑर्डर बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये आपका रिजल्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं मुझे रिजल्टेंट आर चाहिए विच इज सम ऑफ ए। रिजल्टेंट आर कैलकुलेट करना है विच इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ सो यहाँ फर्स्ट स्टेप है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आपने ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखाया, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। एक चीज और याद रखना, वेक्टर्स में जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो उनके एरो के डायरेक्शंस का एंगल है। ये फर्स्ट वेक्टर का एरो है और ये सेकंड वेक्टर का एरो। दोनों वेक्टर्स के एरोस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल थीटा। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन देयर एरोहेड्स। जो एरोहेड्स के बीच का एंगल होगा वो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ये रिजल्टेंट है आपका। डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसी ही है जो आपने पैरेललोग्राम लॉ में की थी। ये पी क्यू एस और ये एन ले लिया, एक एक लाइन वैसी होगी जो पैरेललोग्राम लॉ में थी। तो मैं दोबारा पूरी डेरिवेशन रिपीट नहीं कर रहा, मैं जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे जस्ट लाइक पैरेललोग्राम लॉ, इट कम्स आउट टू बी इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। जब आप डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे
डायरेक्शन के लिए भी एग्जैक्टली रिजल्ट वही आएगा जो आपने पैरेललोग्राम लॉ में किया था. इट्स b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा. सेम रिजल्ट है डायरेक्शन के लिए. तो जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में, दैट इज ओनली इन द रिप्रेजेंटेशन. पैरेललोग्राम लॉ में आप कोइनिशियल लेते हो, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डायगोनल. यहां आप जो वेक्टर्स लोगे दोज आर नॉट कोइनिशियल वेक्टर्स, दोज आर वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर. रिजल्टेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. एक चीज और इंपॉर्टेंट है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ये वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है. वेक्टर्स के बीच का एंगल उनके एरो हेड के डायरेक्शंस के बीच में होता है, व्हिच इज दिस. सो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. और ये आपका डायरेक्शन है बीटा जो आप लेते हो. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. अब एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, you can always convert vectors which are co-initial in terms of vectors which are in same order. आप vectors को translate कर सकते हो. This is vector A and this is vector B. Angle between vector A and vector B is theta. आप ये काम हमेशा कर सकते हो कि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करो, इसे ट्रांसलेट करो. So this is A और आप B को ट्रांसलेट कर कर यहां ले जाओ, this is B. बस इसको मैंने पैरेलल ट्रांसपोर्ट कर दिया. एक वेक्टर यहां था, आप उसको पैरेलल यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, मैटर नहीं करता. मैंने सिर्फ इतना काम किया कि ए को मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कराकर आगे ले गया, मैंने बी को आगे ट्रांसलेट करा दिया. ए एंड बी दे आर इन सेम ऑर्डर. सो दीज आर द टू वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर. अब सेम ऑर्डर में थे, पहले कोई इनिशियल हुआ करते. सो अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे, ढंग के क्वेश्चंस आप देखेंगे मेंस वगैरह के, अगर कहीं यहाँ ऐसा दिया हुआ है तो वहां ये लॉजिक आपको यूज करना होगा. अच्छा पहले कोई इनिशियल था, ट्रांसलेट कर कर ये सेम ऑर्डर में आ गया. सो इसे नोट करो. क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके ऊपर ट्रायंगल लॉ पे. फॉर्मूला वाइज कोई चेंज नहीं है, वही है जो सर पहले. एक क्वेश्चन था. हाँ हाँ सर जैसे जो हम पैरेललोग्राम वाले जो हमारा लॉ था उसमें भी तो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. हाँ. सर तो जो दो वेक्टर्स उसमें होते हैं सर, उनको भी तो ऐसे हेड या टेल वो हो सकते हैं ना जो आपस में जुड़ते हैं. देखो ये जो दो वेक्टर्स आपने लिए थे, ये वाला और ये वाला, है ना. यस सर. ये दोनों वेक्टर्स कैसे थे? कोई इनिशियल थे. यस सर थे. अगर कोई इनिशियल थे तो आप पैरेललोग्राम यूज कर रहे थे और आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ऐसे Yes, कह sir. दिया रिजल्टेंट. लेकिन आप इसको डिस्प्लेस कर दो, आप ये कह रहे हो ना मैं इसे डिस्प्लेस कर दूं. यस सर. यस आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया, ट्रायंगल बन जाएगा. ट्रायंगल लॉ आप यूज करेंगे. बट एक बात बताओ, क्या दोनों रिजल्ट्स में कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है? आप एल्स देन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. नहीं सर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बस थीटा बदल रहा है. बस थीटा भी नहीं बदल रहा. हाँ सर मतलब जगह बदल Symmetrical. रही है, पहले अंदर था अब बाहर बन रहा है. बस बस बाकी सब सेम रहेगा. ये लिखा आप लोगों ने, सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर. लिखते रहो और डाउट डिस्कस करो इस ट्रायंगल लॉ में, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं. फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. दीपांशु क्लियर? यस सर. राहिम, मानसी, आयुष, कोई डाउट कहीं? नो सर. चलो मैं स्लाइड चेंज कर दूं. वो इतना चेंज करूं स्लाइड? यस. ओके. लेकिन एंगल जब आप लेते हो ना वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स में एंगल उनके एरो हेड के डायरेक्शन के बीच में होता है. जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, तो जो इनके एरो हेड का डायरेक्शन है ना, ये फर्स्ट के एरो हेड का डायरेक्शन है, ये सेकंड के एरो हेड का डायरेक्शन है, दोनों एरो हेड के डायरेक्शन के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं. सो द एंगल बिटवीन द एरो हेड्स, ये नहीं होगा.
एरो हेड के डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है। जी देविन, एरो हेड के डायरेक्शन से एंगल्स ले रहे हैं। राहिम, हुआ इतना? चेंज करूं स्लाइड? यस सर। ओके, आयुष लिख लिया होगा ना? सो दैट्स ट्रायंगल लॉ, कोई चेंज नहीं है पैरेललोग्राम लॉ से, सिर्फ डिफरेंस है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। न्यूमेरिकल्स में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है यहाँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बस आपको देखने लगेगा कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क होता है। जैसे वो कहता है एक आकार कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट of 2 meter due east, then 5 meter northeast. कहता है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आप पॉलीगन लॉ कर पाओ। पॉलीगन लॉ में आप मल्टीपल टाइम्स ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ आता है तो आप पॉलीगन लॉ आसानी से कर लोगे। तो आपको ये एक एग्जांपल में करा रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड, इसे आप पॉलीगन लॉ में यूज करेंगे। सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। एक वेक्टर लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का ड्यू ईस्ट, so this is S1 which is 2 meter due east, 5 meter है due northeast। ये चला गया आपका, that's S2 which is 5 meter। अब आपको अगर वो, अच्छा सॉरी, ऐसे जाएगा, पहले यहां गया फिर ये आगे मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है मानसी? एंगल कितना होगा ईस्ट से? मानसी एंगल कितना होगा ईस्ट से? कितने एंगल पर गया होगा अगर ईस्ट से फ्लिक रहा है नॉर्थ ईस्ट? सर मतलब मैग्नीट्यूड? ना, एंगल 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 की वैल्यू क्या होगी? S1 ये रहा, S2 इधर गया, ईस्ट से कितने एंगल पर गया होगा अगर वो कहता है नॉर्थ ईस्ट है? आयुष तुम बताओगे सर 60 कितना? 60 ना? अक्षत तो शायद लॉग आउट हो गया, और कोई बताएगा मुझे? 45 सिखवाया था शुरू में ही, कराया था आपको जब मैं पैरेललोग्राम लॉ करा रहा था कि ये ज्योमेट्री है, नॉर्थ ईस्ट कह रहा है, दैट मींस बाइसेक्ट कर रहा है 45। आपको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर एस। आप जब कैलकुलेट करोगे रिजल्टेंट वेक्टर एस इज resultant vector S is vector sum of S1 and S2. S is its root over S1 square, S2 square, 2S1, S2 cos 45 degree. So resultant vector S is its root over S1 which is 2 square, S2 which is 5 square, 2 into S1 which is 2, S2 which is 5, cos 45 is 1 by root 2. So your resultant force displacement S is, देखो ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 29, और ये रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट 2 बच जाएगा, सो इट्स 10 रूट 2 मीटर। तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट एस आ गया 29 प्लस 10 रूट 2 मीटर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है।
डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन के लिए आपको बीटा लाना होगा। टैन बीटा आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टैन बीटा होता है इट्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चीज, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया हो रहा हो। बी इज जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो, ये दैट्स ए, दूसरा वाला बी हो जाएगा। सो दैट विल बी S2 sin 45। उसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यही छोड़ रहा हूँ। बस मुझे दिखाना था कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस है सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। बट कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जहां ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इतना लिख लीजिए और मुझे डाउट्स बताइए अगर इसमें कहीं कोई डाउट आ रहा है। वो इतना लिखा सबने? दिव्यांशु, देवेन? यस सर, हो गया सर। एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना है, पहले वाली। यस सर, हो गया। सो देखो ये तो सीधा सीधा सा था, लेकिन ट्राइंगल लॉ में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनती है। ट्राइंगल लॉ से इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चंस बनते हैं एंड दोस क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर, हो। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, बड़ा काम का क्वेश्चन। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। ये कुछ एंगल गिवन है थीटा। वो आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर में वो लिखता है दैट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेकंड में लिखता है इट्स इक्वल टू सी स्क्वायर, थर्ड में लिखता है इट्स 0, फोर्थ में लिखता है नन ऑफ दीज। जल्दी से मुझे बता दो कौन सा करेक्ट आंसर? ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। चलो देविन का आंसर सही आ रहा है, और किसी का कुछ आंसर? इतना टाइम तो ना लगता है, जल्दी से लिखो इसे और बताना शुरू कर दो आंसर। ये तो एक एक मिनट वाले को। आयुष गड़बड़, दिव्यांशु यस सर। इतने टाइम वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। राहिम, मानसी, राहिम का भी गलत है। मानसी बस अब आपका रह गया, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। मानसी का भी गलत है, मानसी का भी गलत हो। देखो पहले आप ट्राइंगल लॉ याद रखो। क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर है? मानसी, इज दिस सी अ रिजल्टेंट वेक्टर? यस सर। नो। रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। ट्राइंगल, इसीलिए तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं स्टार्टिंग में कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होता है, ऑपोजिट ऑर्डर में होता है, सेम ऑर्डर में होता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट ऑर्डर। और ये देखो सी हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है, दिस सी इज इन ऑपोजिट ऑर्डर और इन सेम ऑर्डर? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, तो ये रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट होता तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। ये रिजल्टेंट है आपका। दिस इज वेक्टर ए, यस मानसी अब सही है। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर आर। ये वेक्टर आर होता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर होता। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन।
लेकिन ये जो मैंने आपको सी दिया हुआ है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया है। ये मुझे कोई तुम में से देखकर बताएगा, आयुष बता देगा, आयुष सी और आर में क्या रिलेशन लग रहा है यार, और द रिलेशन बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर आर। आयुष, Yes. सी और आर में क्या रिलेशन दिख रहा है? देखो सी और आर ऐसे देखो, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ आयुष तुम्हारी। क्या वेक्टर आर और वेक्टर सी की लेंथ सेम है आयुष? Yes, sir. अगर लेंथ सेम है तो मैं कह सकता हूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। Yes, sir. डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? Sir, same. डायरेक्शन, Sir, direction opposite. डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या चेंज आता है? आप ढूंढो सी और आर में क्या रिलेशन है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सिखाया था कुछ शुरू में। बहुत गलत बात है, बहुत। अक्षत बताएगा मुझे। अक्षत, आर और सी आर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, क्या लिख सकते हैं? अक्षत भी नहीं बताएगा। सॉरी सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आर, थोड़ा खराब चल रहा है। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ वेक्टर आर और वेक्टर सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। कैसे रिलेट कर सकते हो आर और सी को? मानसी आप बता दो। तो सर ऑपोजिट है मैग्नीट्यूड उसका, r इक्वल टू -3। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेगेटिव वेक्टर है। देविन भी यही बता रहा था। तो सी की, आर की जगह -c रख दो। लेफ्ट में ले आओ। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों का सम 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं विच आर इन सेम ऑर्डर, तीनों सेम ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो तीनों का सम 0 होता है। याद रख लेना, दिस इज कंडीशन ऑफ 0 रिजल्टेंट। So correct answer is third. This is condition of 0 resultant. फर्क समझना, if you have three vectors which are in same order, लिख भी रहा हूं मैं कि अगर ये कंडीशन है थ्री वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर तो उन सबका सम 0 होगा। ये देखना हमेशा, थ्री वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर। मानसी, आप नहीं, मानसी नहीं लेट हुई है, सुहानी लेट आई है। सुहानी आज आप काफी लेट है, ट्रायंगल लॉ मिस हो गया आपका। यस सर, आई वाज ट्राइंग टू, नेट में बहुत सारा इशू आ रहा था तो वो ओपन नहीं हो पा रहा था। ओके ओके ओके, रुको मैं अभी देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो इफ यू हैव वेक्टर्स जो कि सेम ऑर्डर में है तो उन सबका जो वेक्टर सम होगा, दैट वेक्टर सम वुड बी 0। ये याद रखिएगा, दिस इज कंडीशन ऑफ 0 रिजल्टेंट। इसे लिखो, फिर देखो इस पर और कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसे लिखो, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और आने शुरू हो जाएंगे। सुहानी आप एक काम करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट स्लाइड है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। या मैं सेव कर सकता हूँ ना? हाँ, मैं Can you show the सर next मैं भी page? डिस्कनेक्ट। हाँ मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आज से स्लाइड ही सेव कर देता हूँ। चलो मेरे पास सब सेव हो रहा है। एट द एंड ऑफ द क्लास मैं ये सब तुम लोगों के साथ निष्कर्ष से कहूंगा कि शेयर कर ले। ये भी सेव है, चलो ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां वो आपको कुछ फोर्सेस दे देगा, 3-4 फोर्सेस दे देगा और आपसे पूछेगा क्या इन फोर्सेस का सम कभी 0 हो सकता है। तो ऐसे याद रखना, सम ऑफ 3 वेक्टर्स A, B and C can be 0। 3 वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है if they satisfy this condition। और वो कंडीशन ये है
कि C जो वेक्टर होगा दैट्स ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ A माइनस B एंड इज लेस देन A प्लस B। हर वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि A जो होगा वो बाकी जो दो बचे हुए वेक्टर्स है ना उनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगा, तभी तीनों का सम 0 हो सकता है। B, ये जो बाकी दो बचे हुए वेक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू और उनकी मिनिमम वैल्यू के बीच में होगा। अगर ऐसा हो रहा है मतलब तीन वेक्टर्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आप कहोगे कि यस इन तीनों का सम 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हर इंडिविजुअल वेक्टर के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, कर दी है तो वेल एंड गुड, सम 0, अदरवाइज नहीं करता। और इसमें एक चीज और लिख लेना, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। कोई कुछ पूछ रहा है? सो ये जो वेक्टर्स हैं 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, इसके ऊपर मैं भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देविन का क्वेश्चन है एक टाइम पे तो सिर्फ हम दो वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हैं, यहां पर हम तीन वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं। नहीं देविन, ऐड तो मैं दो ही कर रहा हूं, लेकिन तीसरा दोनों के सम का नेगेटिव है। ये देखा, ऐड तो मैं दो को ही कर रहा हूं, उसको तो मैं लेफ्ट में लेकर आ गया तो ऐसे रिप्रेजेंट कर, तब भी यही हो रहा है, ए और बी को ऐड कर सी की जगह माइनस सी आ रहे हैं, बस ये फर्क। इसे लिखो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं कुछ फोर्सेस दे रहा हूं और आपको डिसाइड करना है क्या इन फोर्सेस का सम 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। और हर फोर्स को सेटिस्फाई करना है, ऐसे नहीं कि आपने कोई दो पेयर सेटिस्फाई कर लिए, जितने भी पेयर्स बनेंगे सारे पेयर्स को ये सेटिस्फाई कराना जरूरी है। चेंज कर दूं स्लाइड? लिख लिया होगा आप लोगों ने। अक्षत हो गया? मानसी? यस सर। सुहानी समझ में आया ये? बस बच्चे पैरेललोग्राम लॉ ही समझो कंटिन्यू हो रहा है, कुछ खास ट्रायंगल लॉ में नया नहीं होता, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम लॉ में आप पैरेललोग्राम बनाते हो, डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पर आप ट्रायंगल बनाते हो, दैट्स इट। सो मैं आपको तीन फोर्सेस दे रहा हूँ। F1 है 2 न्यूटन, F2 है 3 न्यूटन, F3 है 5 न्यूटन। क्या इनका सम हो सकता है 0 हो सकता है? हर पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। चलिए चेक कीजिए और मुझे बताइए, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है जितनी भी बन सकती है, और मुझे बता दो जल्दी से क्या इनका सम 0 पॉसिबल है या नहीं। Then we will move on to next numerical. आंसर्स यस नो कुछ तो लिखो। सर इसको ट्रायंगल लॉ के थ्रू बताना है। ये जो मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था ना, ये लॉजिक, यस सर। इस लॉजिक से बताना। ओके। चलो देविन का आंसर आया कुछ चलो सुहानी का भी कुछ आंसर आ रहा है। अच्छा इसको ना एक काम करो, 6 कर लो, जरा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए डिसाइड करना। कुछ लोगों के, इसको 6 कर लो, जरा आसान हो जाएगा। कोई एक भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना तो खत्म हो जाएगा। देखो अगर मैं 2 और 3 ले लूं, 3 माइनस 2 ले लेता हूं और 3 प्लस 2 ले लेता हूं, तो ये जो 6 है ये 3 माइनस 2 से तो बड़ा है, कोई परेशानी नहीं, होना चाहिए। लेकिन ये 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3 प्लस 2, जो नहीं होना चाहिए।
सो सम 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं कुछ आ जाता है, 2-3 फोर्सेस दे देता है आपको और कहता है कि ओके डिसाइड करो कि इनका सम 0 होगा या नहीं होगा, तो सिंपल तुम्हें ये चेक करना है कि जो भी एक सारे पेयर्स में हर फोर्स 2 फोर्सेस के डिफरेंस और सम के इन बिटवीन आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो रिजल्टेंट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर मैंने भेजा और था। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो 0 नहीं होगा। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो 0 नहीं होगा, राइट। तीनों सारे पेयर्स का होना चाहिए। ठीक है, सबका सही आ रहा है, ओके सर। सबका सही आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और कंडीशन आती है कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। कभी कभी क्वेश्चन होता है, देखो आप सारे जेई वाले स्टूडेंट्स हो, जेई में वेक्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ पर देगा या ट्रायंगल लॉ पर देगा। पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल यूज कर लेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, जिसमें से एक ये क्वेश्चन हो गया, एक कोप्लेनर वेक्टर्स के ऊपर आता है। देविन देखो, आपको 3 फोर्सेस दिए ना, आपको ये चेक करना है कि हर फोर्स बची हुई फोर्सेस के डिफरेंस से ज्यादा होगी, जो मैंने यहां लिखा था, और उनके सम से कम होनी चाहिए हर फोर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने F2 और F3 उठाया, मैंने कहा इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूं, 3 - 2, तो जो 6 है 3 - 2 से ज्यादा है। सो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट दिस थर्ड फोर्स शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू, but this third force is greater than the sum of other two, it's not less than the sum of other। सर 5 होता था। जी 5 होता था। क्या होता? तो मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूं, तब शायद कुछ आयुष की आवाज आनी शुरू हो जाए। हाँ आयुष, अब बोलो। सर 5 न्यूटन होता था। तब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 5 न्यूटन होता है इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, आप चाहो तो इक्वालिटी लगा लो, तब तो सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल है तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, इक्वालिटी लगा लो। अगर इक्वल है तब तो सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रेटर अगर हो जाएगा तब सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 होता तो सेटिस्फाई कर रहा होता, 5 सेटिस्फाई कर जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर होता तो नहीं करेगा। इसे लगा लो, इक्वल टू लगा लो। 5 होता तो कर जाता, फिर तो सम 0 होता। 6 से इसलिए नहीं होगा। फाइव होता तो कर जाता, सेटिस्फाई करता, 5 इन दोनों के सम के इक्वल है, फिर तो रिजल्टेंट 0 होता। ग्रेटर है इसलिए नहीं होगा, इसमें इक्वालिटी लगा लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर कोप्लेनर, मैं आपसे कहता हूं, मैं कुछ कंडीशंस दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं कुछ वेक्टर्स हैं, 2-3 वेक्टर्स दे दिए, मैं आपसे कहता हूं कि डिसाइड करो कि ये कोप्लेनर है या नहीं। देखो ट्रायंगल लॉस के थ्रू कोप्लेनर कैसे डिसाइड करता है। कोप्लेनर का मतलब है वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन। जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखवाई थी, उसके रीजंस थे, उन सारे डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस मिलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स मींस वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन। जितने भी वेक्टर्स आप एक सिंगल प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जैसे ये मेरा बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, ये एक सिंगल प्लेन है, इसमें मैंने एक वेक्टर ए ऐसे ड्रॉ किया, एक वेक्टर बी ऐसे ड्रॉ किया, और एक वेक्टर सी ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैं आपसे कहता हूं अच्छा डिसाइड करके बताओ कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं। सो इफ दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो आप इन सब को एक दूसरे के कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। इफ दे आर कोप्लेनर, दैट मींस यू कैन राइट सी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी नाउ। सो इसको ऐसे लिखोगे आप, कोप्लेनर वेक्टर्स can be written as linear combinations। देखिए अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, एनसीईआरटी से डेविएशंस थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। as linear combinations of vector A and vector B, और ऐसे लिखो linear combinations of each other। जितने भी कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे उन सब को आप एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मींस किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ए को, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बी को, देन यू गेट द वेक्टर सी।
अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है आपके पास, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ m और n जो है दे आर नंबर्स। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है सारे, मान लीजिए सारे वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में, तो इन सारे वेक्टर्स में कॉमन होगा कि इन सब में आई कैप भी आ रहा होगा और जे कैप भी आ रहा होगा। ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स, सब में आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा। तो जो डिफरेंस होगा इन सारे वेक्टर्स में, वो डिफरेंस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का ही तो होगा। जैसे मैं आपको कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करके दे रहा हूं, मैंने वेक्टर ए लिखा आई कैप प्लस के कैप। सुहानी मुझे बताओगी ये किस प्लेन में है आई कैप प्लस के कैप? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, कौन सा प्लेन है सुहानी? किस किस का बताना है? ए कैप एंड आई कैप एंड के नो कैप नो का, नो नो राइट? नो, आई कैप प्लस ये वेक्टर ए है ना, विच इज आई कैप प्लस के कैप, ये एक सिंगल यस सर। वेक्टर है। ये वेक्टर किस प्लेन में है? दिस इज एन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड। एक्स जेड, वेरी गुड। कैसे बताया, कैसे डिसाइड किया आपने दैट दिस वेक्टर इज एन एक्स जेड प्लेन? बिकॉज यू हैव आई कैप एंड के कैप, राइट? Yes, sir. And the A has a magnitude arrow. आई कैप और के कैप आपको एग्जैक्ट प्लेन बता रहा है। अच्छा मानसी, गिव मी अनदर वेक्टर इन एग्जैक्ट प्लेन। कोई और वेक्टर मुझे बताओ विच इज इन एग्जैक्ट प्लेन, कोई भी रैंडम, बट होना चाहिए एग्जैक्ट में। अनदर वेक्टर इन एग्जैक्ट प्लेन। सर माइनस आई कैप प्लस के कैप। आयुष एक वेक्टर और बता दो यार मुझे जो एग्जैक्ट प्लेन है। वन वेक्टर विच इज इन एग्जैक्ट प्लेन, आयुष। दिव्यांशु तुम बता दो एक वेक्टर जो एग्जैक्ट प्लेन में हो। सर वेक्टर सर प्लस 2 आई कैप माइनस थ्री के कैप। आई कैप और के कैप को रखकर कोई भी नंबर दे दो, वो सब एग्जैक्ट प्लेन में होगा। ओके आयुष, ओके। आप आई कैप के कैप रखे रहो, नंबर कोई भी लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, -1 लगा दो, -3 लगा दो, कुछ भी हो, जब तक सिर्फ आई कैप एंड के कैप है, दैट मींस वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। तो जो वेक्टर्स सेम प्लेन में है उनमें क्या रिलेशन है? यूनिट वेक्टर सेम होंगे, जो भी डिफरेंस आएगा नंबर्स में आएगा। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ ना 2-3 वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर, तो आप लिख सकते हो कि अच्छा ये इनके ना लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में होगा। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ अननोन क्वांटिटीज दे देगा। सर लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि आपने वेक्टर्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपसे कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो, आप ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ए को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। बी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन मींस आपने नंबर से मल्टीप्लाई किया और उन्हें ऐड कर दिया, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखो इसके ऊपर मेरे पास एक सर क्वेश्चन। हाँ इसमें हाँ तो हम 0 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सर फिर सी भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो जितने आपके जीरो वेक्टर सबका कोप्लेनर होगा। लाइक आपने 0 0 लिख दिया ना, 0 आई कैप 0 के कैप, यस ऐसे सर। कोप्लेनर वेक्टर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे मुझे जरा करके देखो, या साथ में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैं आपको 3 वेक्टर्स दे रहा हूँ, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है संदीप सर की क्लासेस प्लीज जरूर करो, बहुत कुछ सीखोगे उन क्लासेस में। जे कैप प्लस एक्स के कैप, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उनके साथ करने में मजा आएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप्स। आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर आप जब प्रीवियस ईयर्स उठा के देखा करोगे जेई के, तो आपको भी टफ नहीं लगेगा।
सो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, एबीसी दिया हुआ है, कोप्लेनर है, सर आपसे सी कहता है में के कैप के साथ आपने एक्स लिखा है। हाँ एक्स लिखा है, तो आपसे कहता है एक्स की वैल्यू निकालो। अब मुझे ये पता है कि अगर ये कोप्लेनर है, दैट मींस दे मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। एक चीज है वो आप क्लियर कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमेशा आप एम लिखो, एम और एन लिखो, आपकी चॉइस है, एक्स वाई जेड जो चाहो आप लिखना शुरू कर दो। मुझे एम ए याद रहता है तो मैं एम ए प्लस एन पी लिख दिया। सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी की वैल्यू रखते हैं, सी इज आई कैप प्लस जे कैप सर प्लस, आपने सी कैप इक्वल टू एम ए कैप प्लस एन बी कैप ही क्यों किया? कैप नहीं लिखा मैंने, सी ए मतलब इज सी एम ए प्लस। वेक्टर। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो मानसी, कोई भी कॉम्बिनेशन, जब आप कोई भी सर डिफरेंट ए वेक्टर इक्वल टू एम सी वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें आपके एम और एन अलग होंगे, बाकी सब सेम आएगा, आप चेंज करके देख सकते हो। फिर तो आंसर सही आएगा। एम और एन की वैल्यू अलग आएगी क्योंकि एम एन और तो पूछ भी नहीं रहा वो आपसे, एम और एन अलग होगा, बाकी सब सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस एक्स के कैप इज एम इंटू वेक्टर ए विच इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, एन इंटू बी इज 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस एक्स के कैप, या मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 2m आई कैप माइनस एम जे कैप प्लस 3m के कैप प्लस 3n आई कैप n j cap n k cap. So this is I cap, j cap, x k cap. आप यहाँ से I cap कॉमन ले लो, you will get 2m plus 3n. यहाँ से आप j cap कॉमन ले लो, प्लस j cap कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस m प्लस n, प्लस आप k cap कॉमन ले लो, you will be left with 3m प्लस n. और जब आप इक्वेट करोगे ना इसे, लेफ्ट और राइट को जब आप इक्वेट करेंगे, तो देखो लेफ्ट में आई कैप का कोविशिएंट 1 है, यहाँ आई कैप का कोविशिएंट 2m प्लस 3n है, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो 2m प्लस 3n होगा दैट्स इज इक्वल टू 1। लेफ्ट में जे कैप का कोविशिएंट 1 है, बट यहाँ जे कैप का कोविशिएंट माइनस m प्लस n है, तो आप लिख सकते हैं माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 1, दैट्स सेकंड इक्वेशन। के कैप का कोविशिएंट x है, यहाँ के कैप का कोविशिएंट 3m प्लस n है, तो आप लिख सकते हो 3m plus n is equal to x. So you have 3 equations and 3 variables. आप एक काम करो, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। So I will get 2m plus 3n is equal to 1. That's minus m plus n is equal to 1. एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 3n प्लस 4n 2n 5n आ गया, और ये 3 आ गया, n आ गया 3/5। अब अगर n आ गया तो n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, 2 से निकाल दो m कितना होगा, फ्रॉम 2 n माइनस 1 विल बी m, n कितना है 3/5 माइनस 1 विल बी m, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 5। सो मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं -2/5 इज इक्वल टू m आ गया, n आ गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यू कैन गेट x। m और n की वैल्यूज को यहां रख दो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। लिख लीजिए। सो लास्ट स्लाइड से लिखना, ये लिखो पहले, तो याद रखना अगर वो रैंडमली ना कहीं लिख कर दे दे कोप्लेनर वेक्टर्स है निकालो अननोन, तो हमेशा याद रखना कोप्लेनर वेक्टर्स को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जल्दी लिखो, आज पॉलीगन लॉ भी कंप्लीट करना है। पॉलीगन लॉ सब्ट्रैक्शन अभी आधा घंटा है, हो जाएगा, छोटा सा है पॉलीगन लॉ। सर ये वाला हो गया।
ओके आयुष देख लेते हैं. Sorry, sir. My laptop suddenly shut in the middle. ओके ओके कोई नहीं. सुहानी ये सुना था आपने पूरा? नहीं. No, sir. देखो ये तो समझ में आया था ना लास्ट वाला. इफ दे आर कोप्लेनर तो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो. Yes, sir. So you have three vectors, a vector A, a vector B, and a vector C. अब मैं आपसे कह रहा हूँ these A, B, C all are coplanar vectors. Get the value of x. So if they are coplanar, तो आप इन सबको एक दूसरे के linear combination में लिख सकते हैं. You can write C as a linear combination of A and B. तो आपने vector C को लिखा it's MA plus NB. So Yes, this sir. is vector C, I cap plus J cap plus XK cap. M times vector A plus N times vector B. मल्टीप्लाई कर दिया. ये यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स में आई कैप कॉमन आ रहा है, मैंने आई कैप कॉमन लिया. इन दोनों टर्म्स में जे कैप कॉमन आ रहा है, यहाँ के कैप कॉमन है. अब मैंने इक्वेट कर दिया. If these equations are equal, that means I cap का कोफिशिएंट at the left hand side और I cap का कोफिशिएंट on the right hand side equal होना चाहिए. Left side में it's 1, right side में it's 2m plus 3n. So 2m Yes, plus sir. 3n should be 1. J cap Yes, का sir. कोफिशिएंट is 1 and it's minus m plus n is equal to 1. K cap का कोफिशिएंट is x and it's 3m plus n is equal to x. अब मैंने And फिर उसको normal polynomials की तरह solve करके we Solve can कर take the value of n and n. mn and x also. तो X. यहाँ m और n की वैल्यू रख देते हैं. x कितना आया? आयुष का कुछ आ रहा है x, और किसी का कुछ आया x की वैल्यू? मानसी x कितना आया? Right, so m minus 6 by 5. माइनस 6/5. No. Minus 6 by 5 will be 3n. And for n it is minus 3 by 5. Minus 9 by 5. माइनस 3/5. माइनस 9/5. हाँ 3m प्लस n है. अरे यार क्या करो तुम 3m ना, तो माइनस 10/5 हो जाएगा प्लस 3/5 हो जाएगा. 7/5 आ रहा है मेरा. 7/5 हो गया. चलो माइनस है कि वो प्लस है 3/n. n प्लस है, m माइनस है, माइनस 2/5. माइनस 7/5 आएगा. प्लस है ना सर. इट विल बी 3 by 5. तो 7/5. 3/5 होगा ना सर. इट्स minus 2 by 5 m है ना. ये 3/5 है, ये माइनस 2/5 है, m है ना. तो यहाँ रख माइनस देता हूँ. 6 से माइनस 6/5 प्लस 3/5 तो minus 3 by 5 1. माइनस 3/5 होगा. सही तो कह रहा है. माइनस 3/5 होगा. यस सर, मैंने m और n की वैल्यू उल्टा डाला. I took n as minus 3 by 5. That's why अच्छा, my अच्छा, answer came minus 3. ओके ओके ओके. चलो ये हो गया आपका कोप्लेनर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीगन लॉ. इसके स्क्रीनशॉट ले लेना. सुहानी ये मिस होगा आपका. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सर ले लिया. एक तो ना मुझे ये आदत डालनी पड़ेगी सब सेव करने की. भूल जाता हूँ मैं सेव करना. ओके नेक्स्ट देखिए पॉलीगन लॉ. पॉलीगन लॉ में कुछ खास नया नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं है. पॉलीगन लॉ के लिए पहली कंडीशन इट्स वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स. सुन के ऐसा लगता है कि इसके फॉर्मूले में पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा कि आप वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स दिखा सकते हैं. जब आप ऐड करोगे ना तो ट्रायंगल लॉ आप बार बार अप्लाई करोगे और कुछ नहीं है. रिपीटेडली ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता हूँ. वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स. और दूसरी चीज है वेक्टर्स यहां भी ना सेम ऑर्डर में होने चाहिए. वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर. सब वेक्टर्स आपके सेम ऑर्डर में होने चाहिए. When I am saying that vectors are in same order, that means head of one vector will coincide with the tail of another. So let's say मैंने आपको कुछ वेक्टर्स दिए. You have 4 vectors. मैं आपसे कहता हूँ इन सारे वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए. This is vector A, this is vector B, this is vector C, and this is vector D. तो पहले आपको ये चेक करना होगा क्या ये सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है. सुहानी देखो सेम ऑर्डर मींस हेड और टेल कोइंसाइड करेगा, हेड और टेल कोइंसाइड करेगा, हेड और टेल कोइंसाइड करेगा. सब में हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है. दैट मींस ऑल दीज गिवन वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. रिजल्टेंट जो तुम लोगे ना, दैट रिजल्टेंट वुड बी इन ऑपोजिट ऑर्डर.
जो आप यहाँ रिजल्टेंट लोगे, दैट रिजल्टेंट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो सिंपल ये कहता है इफ वेक्टर्स, और कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 वेक्टर्स हो, यू कैन हैव 10 20 30, कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं। इफ वेक्टर्स acting at a point are represented in magnitude and direction by sides of polygon in same order। पॉलीगन की सारी साइड्स ली हुई है आपने जो सब सेम ऑर्डर में, देन their resultant can be represented by closing side of polygon, closing side of polygon in opposite order। तो जो भी वेक्टर्स हैं बॉडी पे, जितने भी वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, तो जो रिजल्टेंट होगा उसे आप रिप्रेजेंट करोगे बाय द क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब इसका वेट मत करो यहाँ पर कि कोई फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आप करोगे कि आप रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ लगाओ। सो यहाँ बताओ मुझे जरा अक्षत, नहीं अक्षत तो अभी अभी आया, आयुष, ए और बी क्या ट्राइंगल लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस सर। तो आप ए और बी को ऐड कर दो ट्राइंगल लॉ यूज करके, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ सी को ऐड कर दो। देखो ये रिजल्टेंट इसे लिख देता हूं मैं R1, ये रिजल्टेंट और सी देखो दोनों सेम ऑर्डर में, इसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ। फिर से रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते चले जाओ और सारे वेक्टर्स ऐड होते चले जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं ये इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ना रिपीटेडली, मैं लिख भी देता हूं, और जो मैं लिख रहा हूं ये मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में प्रूव करके दिखा देता हूं। फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन apply triangle law repeatedly, बार बार ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते चले जाओ। क्वेश्चंस देखो, इसमें आपसे कहता हूं, अ बॉडी कवर्स 2 meter due east, 3 meter due north, and 5 meter vertically upwards। उड़ना शुरू कर देता है, 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स उड़ता है, और ये कैलकुलेट कर, कैलकुलेट नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि पॉलीगन लॉ की क्या सच में जरूरत है। 2 मीटर ड्यू ईस्ट, ये 2 मीटर कवर किया इसने S1 विच इज ड्यू ईस्ट। 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो ये चला गया नॉर्थ की तरफ 3 मीटर। अब ये उड़ना शुरू कर देता है, अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब है ईस्ट और नॉर्थ तो अर्थ के प्लेन में है, आपकी कॉपी में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो कॉपी के प्लेन में, वर्टिकली अपवर्ड्स आपकी कॉपी के प्लेन से बाहर जा रहा है, बाहर आ रहा है आपकी कॉपी के प्लेन के। उसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे,
इसे आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, दैट्स योर वर्टिकली अपवर्ड्स। ये आया आपका S3 which is equal to 5। पहले तो ये बताओ राहिम, जरा चेक करो S1 S2 S3 क्या ये सेम ऑर्डर में? राहिम, यस सर। सेम ऑर्डर में तीनों S1 S2 S3? यस सर। कैसे पता चला सेम ऑर्डर में? यस राहिम, कैसे पता चला सेम ऑर्डर में? हेड और टेल कोइंसाइड कर, देखो हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये सेम ऑर्डर में। देखो राहिम, Yes. तुम्हारा ना मैंने एकदम से बहुत सिलेबस बढ़ा दिया है, तुम दो दो बैचेस में आ रहे हो, इसलिए मैं आपसे भी तो ज्यादा नहीं पूछ रहा, लेकिन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं मोशन इन 1D पर आऊंगा, फिर आपके साथ क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है, दैट मींस दे आर इन सेम ऑर्डर। और आपकी जो बैकअप वाली बैच है उसमें आप वेक्टर्स भी करोगे, ठीक है? यस एक बार और आप वेक्टर्स करोगे। So S1 and S2 are in same order, S2 S3 are in same order. You can use polygon law. Polygon law में resultant को कैसे represent करोगी सुहानी? Resultant कैसे represent करेंगे in polygon law? सुहानी, ये सही है, आंसर नहीं आता तो फिर आवाज ही नहीं आती। दिव्यांशु बताएगा। सर हाँ सुहानी बता रही है। यस सुहानी, रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉलीगन लॉ? सर रिजल्टेंट को सुनाई नहीं दिया मुझे कुछ भी। S3 पे मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पे है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मुझे तीनों का सम चाहिए, मुझे चाहिए S which is sum of S1 S2 and S3। अच्छा एक काम करो, किसी एक से हेल्प ले लो, मानसी से हेल्प ले लो। मानसी जरा हेल्प करो, बताओ रिजल्टेंट कैसे आएगा? सर हेड टू टेल, कहाँ से हेड टेल टू हेड, डिफरेंट ऑर्डर। कहाँ से सर ड्रॉ इसमें करूँ? सर हाँ। S3 से S1। हाँ सुहानी बताइए क्या कह रही हैं आप? but shouldn't it be S1 to S3? Yes, it should be from the tail of S1 to the head of S3. This is your resultant displacement S. Okay, this is the resultant displacement S. Okay. So that's vector S, which is vector S1 plus vector S2 plus vector S3 now. अब आप एक काम करो, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, अब देखो तीनों को एक साथ तो ऐड कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता पॉलीगन लॉ में S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S3 स्क्वायर कर, तो मुझे दो दो वेक्टर्स एक साथ ऐड करने होंगे। सो पहले मैं S12 कैलकुलेट कर लेता हूँ, विच इज सम ऑफ वेक्टर S1 एंड वेक्टर S2, इन दोनों का सम। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अक्षत, व्हाट इज एंगल बिटवीन S1 एंड S2? सर 90। 90। तो यार मैग्नीट्यूड बता दो अक्षत जल्दी से। S12 इज रूट ओवर, बताते जाओ। सर a square plus b square is 1 square plus s2 square 2S1 90 only तो S2 cos 90, गुड। सो S12 आ गया, cos 90 is 0, it's S1 square plus plus s2 square S2 square. So S12 आ गया, it's root over S1 which is 2 square, S2 which is 3 square. So S12 आ गया root over 9, 10, 13 मीटर। So ये S12 का मैग्नीट्यूड है root over 13 मीटर। अब डायरेक्शन देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये 90 है आपका S12 का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चलो देख लेंगे। अब ये बताओ मुझे तो टोटल चाहिए, अब किन दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा? आयुष, अब कौन से दो वेक्टर्स में ऐड करूंगा? सर x12 और प्लस x3। S12 एंड S3 है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं यस तभी तो टोटल आएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर S12 आ गया। अब S12 और S3 ऐड करते हैं। सो आपको डिस्प्लेसमेंट S मिलेगा विच इज वेक्टर सम ऑफ S12 एंड S3। और ये देविन बताएगा। देविन यार S12 और S3 में एंगल कितना है? ऐड करने के लिए तो एंगल चाहिए ना। S12 और S3 में एंगल कितना है? पहले लैंग्वेज पढ़ लेना क्वेश्चन की। कोई आंसर नहीं है देविन का।
दिव्यांशु हेल्प कर देगा देविन की। दिव्यांशु जरा बताओ देविन को एंगल कितना होगा इसमें? 45 होगा। 45 क्यों होगा? 45 को लॉजिक बताओ पहले मुझे। हाँ देविन का सही आ रहा है। सही। दिव्यांशु पहले लॉजिक बता, 45 क्यों होगा, लॉजिक क्या है? सर मतलब कि जो हमारा S12 है सर, उसका सर S1 के साथ सर 45 बनेगा ना। क्यों? ये मतलब ये एंगल 45 क्यों हुआ? कैलकुलेट करना होगा, बीटा 1 होगा वो। आइसोसेलेस थोड़ी है। हाँ जरूर थोड़ा ना कि हमेशा 45 बनेगा ना। सही कह रही है, आइसोलेस थोड़ा ना, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तब जाकर 45 होता, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ऐसा क्यों लगता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर थी और उसके बीच में एक तीसरी लाइन खींच दी तो हमेशा वो बाइसेक्ट करेगी? नहीं सर, हमेशा तो नहीं करेगी। जब तक लिखा ना हो ना तब तक मत जाओ। अरे परपेंडिकुलर यार, देखो S3 जो है तुम्हारी अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता है। मतलब ये ऐसे हुआ कि एक आदमी पहले ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर उड़ने लगा, तो ये उड़ने वाला है, तो इसके तो परपेंडिकुलर होगा ना। ये S12 तो अर्थ के प्लेन में ईस्ट वेस्ट, लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड से उड़ रहा है, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा भाई, 90। सो देखिए अब आप जब S लेंगे सो इट्स रूट ओवर S12 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ S12 S3 cos 90, cos 90 is 0, सो ये ऐसा आ गया रूट ओवर S12 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर S12। S12 कितना है? S12 इतना है कि ये रूट 13 है, रूट 13 स्क्वायर हो गया 13। S3 कितना है? S3 आपका 5 है, तो ये 5 स्क्वायर हो गया 25। तो 25 प्लस 13 कितना हो गया? 25 और 10 35 और 3 38 मीटर। अब डायरेक्शन अगर निकालने को कहूं, मैं आपसे कहूं ये बताओ रिजल्टेंट वेक्टर ना S1 के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। अब मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का दिमाग कितना चलता है। इतना लिखो और ये सोचते जाओ कि बीटा कैसे आएगा। ये पूरा एंगल मैं फिर बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ कि गलत मत देख लेना। ये है ना रिजल्टेंट, ये S1 के साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज बीटा। आई नीड दिस बीटा। निकाल के बताओ मुझे बीटा कितना आ रहा है, तब बात करेंगे आगे। इतना लिख लो इसको। इससे पहले वाला अच्छा ये भी तो नहीं लिखा था। रुको 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 रुको, पहले ये स्लाइड लिख लो, फिर वो क्वेश्चन लिख लेना, फिर 45। अबे 45 क्यों पसंद है तुम लोगों को इतना? इसे लिखो, फिर आएंगे उस क्वेश्चन पर। भाई देखो कभी भी ना क्वेश्चन की ज्योमेट्री देखकर कुछ मत अज्यूम कर लिया करो। तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन सपोर्ट कर रही हो एंगल को, कि तुम्हें देख के लगा अच्छा ये तो बाइसेक्ट कर रहा है तो 45 ही होगा, ऐसे नहीं होता। ये लिख लो तो प्लीज बताओ मुझे, इसको चेंज कर देना स्लाइड को। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? देविन, राहिम, दिवांशु? यस सर। सर so this one I've done. ओके, नाउ गेट द वैल्यू ऑफ दिस बीटा। आप कैलकुलेट करो, मैं देखना चाहता हूँ दिमाग कितना चलता है। द कैलकुलेशन ऑफ बीटा इज बिट लेंदी, तो उस चक्कर में ना ये क्या करते हैं, अक्सर बुक्स में ये क्वेश्चन जब होता है तो बीटा नहीं देता आपको, बीटा कैलकुलेट नहीं करके देता। बट इतनी भी लेंदी नहीं है कि तुम लोग ना कर पाओ। जल्दी से मुझे बीटा कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है।
बता दो प्लीज, बीटा कितना आया? मुश्किल से 2 मिनट का काम है बीटा कैलकुलेट करना, मुश्किल से 2 मिनट। Sir, earlier I thought it was easy. अभी नहीं हो रहा है. अरे this is easy, this is very easy, just 2 minutes. It may seem lengthy, but it's not tough. Calculation of beta is not tough. Akshat, नहीं हो रहा, सब हार गए, मैं करूं या कोई कर रहा है? Sir, all I know it should be 180 minus, sorry, 90 minus this beta. No, ना beta will be 90 minus the upper. इसका नाम नहीं याद है. बीटा 1 Yes, sir. ना, बीटा 1 भी तो अननोन है ना। चलो कोई नहीं कर रहा, मैं करता हूँ। सुनो, तो इतना इजी है। तुम पहले ये ट्राइंगल लॉ मान, इसमें बीटा 1 कैलकुलेट कर लो। बीटा 1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? राइट एंगल ट्राइंगल, tan बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाम दे दो ट्राइंगल का, कुछ अच्छा सा नाम लिख, इसे कह दो O, इसे कह दो P, इसे कह दो Q। इन ट्राइंगल OPQ, OPQ में आप tan बीटा 1 कैलकुलेट करो। tan बीटा 1 क्या होता है? tan बीटा 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, S2 बाय S1, S2 बाय S1, S2 is 3, S1 is 2, S2 by S1 is 3 by 2 आ गया। तो आपको बीटा 1 मिल गया, it's tan inverse 3 by 2, that's बीटा। बीटा 2 के लिए देखो, दिस एंगल इज बीटा 2, इसको कुछ बीटा 2 कह देता हूं, ये बीटा 2। This is again a right angle triangle, tan beta 2 is perpendicular upon base। इसको कुछ नाम दे दो, OPQ हो गया था, इसे S कह दो, OPS ट्राइंगल दे दो। इन ट्राइंगल OPS tan beta 2 कैलकुलेट करो। क्या टफ था? कुछ भी तो नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, S3 by S1, S3 कितना 5, S12 कितना √13। ये क्वेश्चन बहुत टेक्स्ट बुक्स में देता है, लेकिन कम टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो ये बीटा कैलकुलेट करती है, ज्यादातर सिर्फ एंगल कैलकुलेट करके छोड़ देता है। अभी नहीं कि कैलकुलेट होगा नहीं, बस हो गया, खत्म हो गया। बीटा आ गया, बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा आ गया बीटा 1 विच इज tan inverse 3 by 2, beta 2 which is tan inverse 5 by √13। सर इसका आगे सॉल्व नहीं करना? अन्ना इससे होगा ही नहीं, कैलकुलेटर चाहिए, या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यही छोड़ दो, यही छोड़ दो, ये बीटा है, लिखिए इसे। देन वी विल डू वन मोर थिंग व्हिच इज पोजीशन। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और है पॉलीगन लॉ पर, उसे भी जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। इसे लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन है पॉलीगन लॉ पर, उसे भी कर लेते हैं। सर एसटी वाले तो √38 आ रही है ना? हाँ सर हाँ, एसटी यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। √38 था, √13 कहाँ आया था? अच्छा पिछला वो S, ना 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 ना, सही तो है, सही तो, सही तो। ये S नहीं ना बच्चे, ये तो S12 है। सर ये S12 है। ओके। S12 तो ठीक है। √13 था. S12 √13, S12 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, √13। सर इसमें tan इनवर्स कॉमन नहीं ले सकते? नहीं 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 नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूं tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, tan कॉमन ले सकते हो? नहीं सर ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे साइन कॉस होते हैं ना, ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉमन वॉमन तो कुछ नहीं लोगे। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन, 5 मिनट है, 5 मिनट में हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो सीधे सीधे ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, सीधे सीधे ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे। सो जैसे ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट्स रिलेटेड विद द ज्योमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम, इट्स रिलेटेड विद द ज्योमेट्री ऑफ
पॉलीगन, ट्रायंगल, सारी ज्योमेट्री एक साथ यूज कर लेगा। ये आया और ये आया। फ्रॉम द फिगर, देखो क्लास खत्म होते होते मुझे इसके आंसर्स भेज देना। फ्रॉम द फिगर करेक्ट रिलेशन इज, जो मैं कह रहा था ना ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिना ज्योमेट्री के नहीं हो सकते। a प्लस बी प्लस ई इज 0, c माइनस डी इज माइनस a, b प्लस e माइनस c इज माइनस d, ऑल ऑफ दीज। चलो भाई पिक कर दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। हाँ, मोस्ट एप्रोप्रिएट पिक करना है। पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कैसा ना टाइम भी निकल जाए। और मुझे आंसर्स चैट रूम में लिखकर बताते चलो क्या आ रहा है। वो डेफिनेशन जो मैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन की लिख रहा था, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। Sir, after correct, you've written from the given अच्छा, फ्रॉम द फिगर करेक्ट रिलेशन इज, relation. करेक्ट रिलेशन इज जीरो, जीरो वेक्टर, डिवन जीरो। a प्लस बी प्लस सी इज 0। वेरी गुड आयुष, आयुष का सही है। गुड आयुष, वेरी गुड। और आंसर्स आराम से करो, अभी तो 2 मिनट हैं, 1 मिनट और है तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड। गुड मानसी, वेरी गुड। यस, टाइम ओवर। करेक्ट आंसर इज डी, सब सही है। देखो यहाँ ए बी ई अभी लिखवाया था मैंने। इफ यू हैव 3 वेक्टर्स विच आर इन सेम ऑर्डर, तो इन तीनों का सम 0 होगा। ए बी ई तीनों सेम ऑर्डर में, तो a प्लस बी प्लस ई शुड बी 0, तो पहला भी सही है। c माइनस डी इज माइनस ए, सी डी और a देखो, देखो a एंड c आर इन सेम ऑर्डर, d इज इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो आप लिख सकते हो कि a प्लस सी जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू d। लेफ्ट में ले आओ, इसे आप लेफ्ट में ले आओ, a माइनस डी कर दो और उसे राइट में ले जाओ, माइनस सी कर दो, तो नहीं c माइनस डी करने को कह रहा है। ओके ओके, तो यहाँ ले आओ, सी डी को लेफ्ट में ले आओ, ए को राइट में ले जाओ, माइनस ए हो जाएगा, तो ये भी सही है। बी ई सी डी, बी ई डी, तो देखो अगर यहां पर देखूं, ये बी ई और डी सेम ऑर्डर में, सी ऑपोजिट ऑर्डर में, तो बी ई और डी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू सी। सी को यहां ले आओ, लेफ्ट को, डी को राइट में ले जाओ, तो बी प्लस ई माइनस सी इज माइनस डी। नाउ सब सही है, ऑल ऑफ द। ओके, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं।
सो बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं चाहिए इसे वाइंड अप करने के लिए। इतना लिख लिया आप लोगों ने, सो लेट्स स्टॉप हियर। अब नेक्स्ट क्लास से बच्चे आने शुरू हो गए। Thank लिख you, लिया? sir. चलो ओके बच्चों, बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय।